बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूट्यूब श्रृंखला के अंतर्गत बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के खंडवार विश्लेषण के अंतर्गत आज हम लोग भारतीय राज्यव्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। चूंकि 63rd बीपीएससी से ही लगातार बीपीएससी ने भारतीय राज्यव्यवस्था खंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों के ट्रेंड को चेंज किया है। वर्तमान में यह ट्रेंड आपके अध्ययन व तैयारी के अंतर्गत एक नवीन दृष्टिकोण व एक नवीन क्षमता की अपेक्षा करती है। वर्तमान में बीपीएससी विशेषकर भारतीय राज्यव्यवस्था खंड या ऑप्शनल में भी कई सारे ऑप्शनल में या सामान्य अध्ययन के अन्य खंडों के अंतर्गत भी, लेकिन राज्यव्यवस्था खंड में थोड़ा अधिक आप यह प्रवृत्ति देखेंगे कि अब वह बुकिस या किताबी भाषा में रटने वाली बातों के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बल्कि आज के डेट में बीपीएससी में यूपीएससी के पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह पैटर्न इस आवश्यकता को उत्पन्न करता है कि आपके पास विषय वस्तु की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहली बात है अंडरस्टैंडिंग। जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं या सामान्य अध्ययन के डिफरेंट सेक्शंस को आप पढ़ रहे हैं, उसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पहली आवश्यकता है, ताकि इन प्रश्नों को बेहतर तरीके पे आप समझ सकें। दूसरी बात है जनरल स्टडीज के डिफरेंट सेक्शन की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, ताकि आप गहन विश्लेषणात्मक क्षमता या एनालिटिकल स्किल को डेवलप कर सके, इन डेप्थ एनालिटिकल स्किल। इसके पश्चात मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करने के लिए उत्तर के प्रस्तुतिकरण की क्षमता दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में कैसे बेहतर तरीके से की जा सकती है, कैसे बेहतर विचारों को, अवधारणाओं को, विश्लेषण को प्रस्तुत किया जा सकता है, फ्लो चार्ट्स में कहां पर उत्तर दिए जा सकते हैं, फिगर्स या डायग्राम का इस्तेमाल कहां पर किया जा सकता है, और साथ ही साथ उत्तर लेखन के अंतर्गत सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है एक प्रभावशाली और आकर्षक इंट्रोडक्शन को लिखने की कला का विकास करना। भाषा शैली, प्रवाह और निष्कर्ष भी उतना ही प्रभावशाली और आकर्षक हो, संतुलित हो। कुल मिलाकर वर्तमान में बीपीएससी इन डेप्थ स्टडी और एनालिसिस को डेवलप करने की आवश्यकता पर बल देती है। आइए 66th बीपीएससी में भारतीय राज्यव्यवस्था खंड से पूछे गए एक अन्य प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जरा आप देखिए कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न को देखिए, यूपीएससी की तरह लंबा चौड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। प्रश्न की मांग को निकालना भी आपके लिए मुश्किल होगा कि पता नहीं ये पूछना क्या चाह रहा है। देखिए, प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, अर्थात
यदि प्रश्न की मांग को समझना चाहते हैं तो प्रश्न में कुछ की वर्ड्स होते हैं, उसके आधार पर आपको डिमांड्स को समझने का प्रयास करना है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति की भूमिका पर प्रश्न है, कार्य और शक्तियां नहीं, भूमिका पर प्रश्न है। दूसरी बात, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार या शक्तियां रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। देखिए, मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है प्रश्न। मतलब ये जो कथन कहा जा रहा है उसका मूल्यांकन आपको करना है, अर्थात जांच करना है कि ये कितना सही है और कितना गलत है, कितना सही है और कितना गलत है। The role of the President of India, the role of the President of India is like an old man in a family who has all the authorities. However, he cannot do anything effective if the naughty young members of family do not listen him evaluate. कई छात्र क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों को लिख लेंगे, उसके कार्यों को लिख लेंगे और उसके आधार पर यह बतलाने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कैसे मंत्रिपरिषद करता है। ठीक है, इस बात को हम लोग भी लिखेंगे, हम लोग भी बतलाएंगे, लेकिन मुख्य बल हमें राष्ट्रपति की भूमिका पर देनी है। वर्तमान में विशेषकर 1990 के दशक से भारतीय राष्ट्रपति की एक नवीन भूमिका विकसित हुई है। कई बार इस नवीन भूमिका को अभिव्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति सक्रियतावाद की अवधारणा पर बल दिया जाता है। राष्ट्रपति की संरचनात्मक भूमिका, राष्ट्रपति की सकारात्मक भूमिका 1990 के दशक में कैसे विकसित हुई है। विशेषकर गठबंधन की सरकारों के अंतर्गत राष्ट्रपति की एक संरचनात्मक व सकारात्मक भूमिका कैसे विकसित हुई है। 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को लौटाने की शक्ति दी है। 1990 के दशक में राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग कर किस प्रकार अपनी एक नवीन संरचनात्मक व सकारात्मक भूमिका को स्थापित किया है। वर्तमान में राष्ट्रपति की जो यह नवीन भूमिका है वह यह बतलाती है कि राष्ट्रपति मात्र औपचारिक कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान मात्र नहीं है, वह रबर स्टांप मात्र नहीं है, उसका पद अलंकारिक नहीं है, बल्कि वर्तमान में राष्ट्रपति भारत सरकार के महत्वपूर्ण परामर्शदाता और एक अभिभावक के रूप में उसका पद उभरा है। वह भारत सरकार के मार्गदर्शक के रूप में उसकी एक नवीन भूमिका स्थापित हुई है
और वह महत्वपूर्ण है। अर्थात जब भी आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपसे यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नहीं, वहां पर वस्तुतः आपके उत्तर लेखन में आपको यह बताना होगा कि राष्ट्रपति के पद का महत्व क्या है। इसको हम लोग कहते हैं सेकंड थॉट। अर्थात विशेषकर इंडियन पॉलिटी में, इवन इकोनॉमी में, इवन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में, या करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यदि उन प्रश्नों को गंभीरतापूर्वक आप विचार करेंगे तो आप यह पाएंगे कि प्रश्न में एक विचार निहित है। जैसे इस प्रश्न में क्या विचार निहित है कि राष्ट्रपति की जो भूमिका है वह एक ऐसे बुजुर्ग के समान है जिसमें सभी शक्तियां विद्यमान है, लेकिन फिर भी वास्तविक रूप में उसकी कोई शक्तियां नहीं है। यदि उस घर का युवा सदस्य, शैतान युवा सदस्य, उसकी बातों को ना सुने तो वो कुछ नहीं कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति में नाम के लिए समस्त शक्तियां विद्यमान हैं, वास्तविक रूप में उसमें कोई शक्तियां प्राप्त विद्यमान नहीं है। प्रश्न का मूलभूत भाव यही कह रहा है। तो हमें यहां पर इस बात को तो बतलाना ही बतलाना है कि यह जो स्टेटमेंट है वो क्यों कहा जा रहा है, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रपति में समस्त शक्तियां मात्र नाम मात्र के लिए है, क्योंकि उसका वास्तविक प्रयोग वह नहीं करता है। यह बात क्यों कहा जा रहा है इसे हम बिल्कुल स्पष्ट करेंगे अपने लेखन में, लेकिन इस प्रश्न में एक दूसरा विचार भी निहित है मेरे प्यारे छात्रों। और सामान्यतः आप लोग यही गलतियां करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आप अभ्यर्थी यह शिकायत करते हैं कि सर हमने बहुत लिखा, खूब लिखा, कॉपी भर दिया था सर, लेकिन पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए सर, समझ में नहीं आ रहा है। सैकड़ों छात्र ऑफलाइन बैच में आते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं, खास करके मेंस लिखने के बाद भी जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो आते हैं। और मैं उन सभी छात्रों से यही कहता हूं कि अच्छा ऐसा करो कि मेंस का कोई भी एक प्रश्न लिख करके मेरे पास ले आओ, ताकि मैं ये समझ सकूं कि तुम्हें मार्क्स क्यों नहीं मिला है। क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं, मैं ये बात जानता हूं कि अधिकांशतः अभ्यर्थी गलत ट्रेंड पर, गलत ट्रैक पर आंसर लिख रहे हैं। गलत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका उत्तर एक पक्षीय है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है आपके पास, बिल्कुल नॉलेज है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जो कमियां हैं जिसके परिणाम स्वरूप आप असफल हो रहे हैं, उससे आपको अवगत कराना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांशतः छात्र अपना उत्तर इसी ट्रैक पर लिखते हैं कि हां यह बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति में समस्त शक्तियां नाम मात्र की है, उसका वास्तविक प्रयोग तो मंत्रिपरिषद करता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। और संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों का वर्णन करते हुए अंततः हम इसी बात को स्थापित करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, तो विचार करने वाली बात यह है कि यदि राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है और राष्ट्रपति यदि शपथ ग्रहण में उसी संविधान के रक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति की भूमिका में कुछ न कुछ तो ऐसी बातें हैं। विशेषकर 1990 के दशक में राष्ट्रपति की वह नवीन भूमिका विकसित हुई है और किताबों में यह नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यदि आपके अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता हो तो आप उस नवीन भूमिका को लिख सकते हैं, उदाहरण के साथ लिख सकते हैं, और मैं अभी ऐसा करूंगा। अर्थात राष्ट्रपति की भूमिका, जो नवीन भूमिका स्थापित हुई है 1990 के दशक से,
वह नवीन भूमिका राष्ट्रपति के पद को कैसे एक महत्वपूर्ण पद के रूप में स्थापित कर रहा है, राष्ट्रपति की एक नवीन भूमिका और राष्ट्रपति के महत्व को स्थापित कर रहा है। ये उत्तर का दूसरा पार्ट है जिसको आप लोग नहीं लिख पाते हैं। और यदि सेकंड थॉट को या दूसरे विचार को प्रस्तुत कर पाने में आप असफल हो गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, जनरल मार्किंग मिलेगा। अब यदि 38 अंक का प्रश्न है और आपको 15-16 अंक मिल जाए, 16 अंक मिल जाए या 17 अंक मिल जाए सपोज करें, तो आपका काम तो नहीं चलेगा ना। आपको अंक यदि मिलना हो 25 प्लस 25, 26, 27 और बीपीएससी में मिलते हैं अंक। जनरल स्टडीज में 65% से 80% तक अंक मिले, तो 38 अंक का यदि 70% ही आप ले लें, औसत ले लें, तो कितना निकलता है? और आप 70 to 80% तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ उत्तर के प्रस्तुतिकरण में कहां पर फ्लो चार्ट्स देने हैं, कहां पर फिगर्स देना है, अपने प्रस्तुतिकरण को थोड़ा दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में जब आप भिन्न दिशा देंगे, थोड़ा विशिष्ट उत्तर लिखेंगे, तब तो आप विशिष्ट अंक या उत्कृष्ट अंक को सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न का एक शानदार शुरुआत, आकर्षक और प्रभावशाली शुरुआत क्या हो सकता है, सबसे पहले शुरुआत करते, फिर उस उत्तर की जो संरचना है उसको कैसे हम लोग बातचीत करेंगे, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर की जो संरचना है वो ये होना चाहिए। उत्तर की संरचना, उत्तर की संरचना के अंतर्गत आपको बहुत गंभीरता पूर्वक यह सोचना है कि इस प्रश्न के उत्तर लेखन की शुरुआत, उत्तर लेखन की शुरुआत को प्रभावशाली और आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सामान्य शुरुआत नहीं करनी है। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो उत्तर की मुख्य संरचना है। उत्तर की मुख्य संरचना, और उत्तर की जो मुख्य संरचना है उसमें दो बातें, दो विचार है, अर्थात पहला दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण जो इस प्रश्न में अभिव्यक्त हुआ है वो यह कि राष्ट्रपति की शक्तियां नाम मात्र की है। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको इन डिटेल हम बतलाएंगे। दूसरा दृष्टिकोण जो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की एक नवीन भूमिका विकसित हुई है, राष्ट्रपति के पद का महत्व है। ये दोनों ही दृष्टिकोण को लिखेंगे। सामान्य तौर पर अधिकांशतः छात्र पहले दृष्टिकोण पर ही बेस्ड होकर के अपना पूरा का पूरा उत्तर लिखते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग एक संतुलित निष्कर्ष स्थापित करेंगे। संतुलित निष्कर्ष होगा, प्रभावशाली होगा और आकर्षक भी होगा। उत्तर की मुख्य संरचना में पहला दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण। स्वाभाविक रूप से दूसरे दृष्टिकोण पर आपको बल देना है, क्योंकि यह नई बात है।
इसको लिखना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है राष्ट्रपति के संबंध में, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो कारण बतलाना है। और दूसरे पॉइंट में आपको महत्व पर बल देना है, नवीन भूमिका पर बल देना है। तो पहले दृष्टिकोण में उपर्युक्त कथन के कारण आपको बतलाने हैं। उपर्युक्त जो कथन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली नहीं है। दूसरा जो दृष्टिकोण है उसमें नवीन भूमिका और महत्व पर बल देना है। और फिर संतुलित निष्कर्ष के अंतर्गत हम लोग लेखन करेंगे। आइए, सबसे पहले उत्तर लेखन की शुरुआत। हमने हमेशा यह कहा है कि इंडियन पॉलिटी में उत्तर लेखन बहुत आसान है। आपको प्रश्न के केंद्रीय विचार में अभिव्यक्त मूलभूत अवधारणा को प्रस्तुत करना है। राष्ट्रपति की शक्तियां महत्वपूर्ण है या नहीं, ये एक केंद्रीय अवधारणा पर आधारित है ये बात। अर्थात संसदीय शासन की अवधारणा में दोहरी कार्यपालिका का नियम है। संसदीय शासन की अवधारणा में दो कार्यपालिका या दोहरी कार्यपालिका होती है, औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका। समझना मेरी बात को, औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति औपचारिक कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। वह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है और राज्य की औपचारिक कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। इसलिए संवैधानिक रूप में समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में विद्यमान होती हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वह वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसके सुझाव से करता है। इसलिए संसदीय शासन की व्यवस्था में ही यह तत्व निहित है कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, वास्तविक नहीं। और इसीलिए शायद ये स्टेटमेंट भी कहा गया है कि राष्ट्रपति घर के उस बुजुर्ग के समान है जिसमें समस्त औपचारिक प्राधिकार निहित है, लेकिन यदि एक शैतान युवा सदस्य उसकी बातों को न मानना चाहे तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को बतलाते हुए हमें यह बतलाना है कि भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका का सिद्धांत अपनाया गया है और राष्ट्रपति औपचारिक कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होने के कारण समस्त संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति में विद्यमान तो है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग वह मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसकी सलाह पर करता है। इसलिए राष्ट्रपति में विद्यमान समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है या मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री करता है। और इसीलिए शायद ये बात कही जाती है। लेकिन 1990 के दशक में या 1990 के दशक से लोकतंत्र के उभरते नवीन चरण अर्थात गठबंधन की सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति की नवीन भूमिका विकसित हुई है। यह अत्यंत ही संरचनात्मक व सकारात्मक है। यह राष्ट्रपति की भूमिका के महत्व को स्थापित करता है।
और वर्तमान में राष्ट्रपति का पद सिर्फ औपचारिक महत्व या अलंकारिक महत्व का पद ना होकर राष्ट्रपति की भूमिका के एक नए महत्व को स्थापित करता है। यह सब इंट्रोडक्शन में ही हमें दे देना है। कहते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन एक फिल्म की ट्रेलर की भांति होना चाहिए। उसमें पूरा हमें दिख जाना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो आंसर हम लिख रहे हैं वो किस मूलभूत अवधारणा या किस मूलभूत विश्लेषण पर आधारित है, ताकि परीक्षक के अंदर वह रुचि जगह का अच्छा देखें तो सही आखिर ये बच्चा लिख क्या रहा है। सामान्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि हमने देखा कि राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा गया है और राष्ट्रपति पर जो कुछ भी आप जानते हैं आप लिख देते हैं और फिर यह अपेक्षा करते हैं कि हमें अंक भी मिले। सर हम पास क्यों नहीं किए? तो इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए ही यह श्रृंखला आपके समक्ष रखी गई है, ताकि वे सभी छात्र जो हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाए हैं वो बीपीएससी की गुणवत्तापूर्ण तैयारी की आवश्यकता को समझें और मुख्य परीक्षा के स्तर पर एक शानदार उत्तर लेखन की शैली, गुणवत्तापूर्ण उत्तर को प्रस्तुत कैसे किया जा सकता है उस आवश्यकता को महसूस करें और फिर उसी प्रारूप पर अपनी क्षमता को विकसित कर वे अपने सपनों को भी साकार कर सकते। ठीक है, दृष्टि टीम का ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से चलता है, लेकिन बिहार लोक सेवा के लाखों अभ्यर्थी जो इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाते हैं वे भी मुख्य परीक्षा के स्तर पर गुणवत्तापूर्ण तैयारी की आवश्यकता को महसूस करें और यदि वो ऑनलाइन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं तो हमारा यह नैतिक उत्तरदायित्व तो बनता है कि शिक्षा व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण करते हुए यूट्यूब क्रांति का लाभ उठाते हुए हम आप तक पहुंचे और आपको यह समझाएं कि बेटा अपने पढ़ाई को इस दिशा में यदि आप विकसित करेंगे तो आप भी सफल अभ्यर्थियों की सूची में आसानी से शामिल हो सकते हैं। आपको कहीं कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हां, ऑनलाइन कार्यक्रम में आएंगे तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पर हम इन डिटेल आपसे बात कर सकेंगे, लेकिन फिर भी यहां पर भी यदि आप नहीं आ सकते हैं ऑनलाइन कार्यक्रम में तो यहां पर भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग अपनी बातचीत को प्रारंभ करते हैं और हम लोग यहां पर एक स्लाइड लेते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत करते हैं। उत्तर लेखन की शुरुआत मैं थोड़ा शुरुआत और निष्कर्ष पर अधिक बल देता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं सिर्फ ये इंडिकेट कर देता हूं कि भाई ये सब पॉइंट्स लिखना है। सामान्य तौर पर छात्रों में मैंने देखा है कि वे एक शानदार शुरुआत नहीं कर पाते हैं और अधिक बेहतर अंक लेने के लिए शुरुआत बहुत दमदार होना चाहिए। फर्स्ट अपीयरेंस इज लास्ट अपीयरेंस, इसलिए शुरुआत को आकर्षक बनाना है, कैची बनाना है। आइए, भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है
औपचारिक कार्यपालिका, व वास्तविक कार्यपालिका। भारत का राष्ट्रपति औपचारिक कार्यपालिका, औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण समस्त संवैधानिक शक्तियां उसी पद में विद्यमान होती हैं। वास्तविक कार्यपालिका, जबकि कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, वास्तविक रूप में करता है, वास्तविक रूप में करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की सहायता से, प्रधानमंत्री की सहायता व सलाह से ही उन शक्तियों का प्रयोग करता है, उन शक्तियों का प्रयोग करता है। अब देखिए, थोड़ा प्रस्तुतिकरण को भी आप देखने और समझने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा सा साइड भी हो जा रहा हूं। हमने शुरुआत किया और थोड़ा यहीं से बाइफरकेट कर दिया, मतलब फ्लो चार्ट में हमने बतलाया कि दोहरी कार्यपालिका होती है, औपचारिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अब इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। अतः स्वाभाविक रूप में औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण यद्यपि संवैधानिक रूप में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में
निहित होने के बावजूद भी उसका वास्तविक प्रयोग, उसका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री करता है। इसलिए राष्ट्रपति की शक्तियों को, राष्ट्रपति की शक्तियों को नाम मात्र की शक्ति माना जाता है, शक्ति माना जाता है। परंतु 1990 के दशक से लोकतंत्र के नवीन चरण में, लोकतंत्र के नवीन चरण में अर्थात गठबंधन सरकार में राष्ट्रपति की उभरती नवीन भूमिका व महत्व ने राष्ट्रपति के संदर्भ में पारंपरिक दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन लाया है। अब देखिए, रुचिकर हो जाएगा, आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। रुचिकर हो जाएगा। अब परीक्षक पढ़ेगा कि अच्छा 1990 के दशक में आखिर राष्ट्रपति की नवीन भूमिका और महत्व कैसे उभरा और कैसे यह पारंपरिक दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। यह है एक प्रभावशाली और आकर्षक कैची इंट्रोडक्शन। अब पूरा उत्तर पढ़ने के लिए परीक्षक बाध्य हो जाएगा। उत्सुकता, आप लोग ऐसा लिखते हैं बिल्कुल किताबी बात, किताबी भाषा से भी। आपके अंदर से विश्लेषण निकलना चाहिए, उस स्तर को प्राप्त करना है, और उस स्तर के विश्लेषण को जब आप प्रस्तुत करेंगे तो आप सभी छात्रों में से प्रत्येक छात्र का उत्तर एक विशिष्ट उत्तर के रूप में स्थापित होकर आपकी सफलता को सुनिश्चित करने की दिशा में आपको अग्रसर करेगा, निसंदेह करेगा। बेसिकली हम लोग अपना उत्तर बहुत पारंपरिक शैली में लिखते हैं। आज के डेट में बीपीएससी, यूपीएससी के पैटर्न पर कॉन्सेप्चुअल और हाईली एनालिटिकल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा है, उसका उत्तर भी उसी हाईली एनालिटिकल स्किल के साथ जब आप लिखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तब आप बेहतर अंक की प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाएंगे, और तब बीपीएससी में आप टॉप रैंक्स पे चयनित हो सकते हैं। और हम लोगों का प्रयास भी इसी दिशा में केंद्रित है कि हम समस्त बिहार के अपने भाइयों और बहनों को गुणवत्तापूर्ण तैयारी की उस आवश्यकता से संबंधित कर सकें। आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया।
इसके पश्चात हमने बतलाया कि हमें दो दृष्टिकोण को यहां पर प्रस्तुत करना है। पहला दृष्टिकोण बिल्कुल सामान्य है, सामान्य तौर पर राष्ट्रपति में विद्यमान कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय, न्यायिक व आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो राष्ट्रपति में विद्यमान समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। इसलिए स्वाभाविक रूप में यह माना जाता रहा कि राष्ट्रपति में समस्त शक्तियां विद्यमान होने के बावजूद भी राष्ट्रपति में कोई भी वास्तविक शक्तियां विद्यमान नहीं है और वह मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है। एक परिणाम पारंपरिक दृष्टिकोण पर देंगे, लेकिन अधिकांश जो हमारा बल रहेगा वो नवीन विश्लेषण पर बल रहेगा। अर्थात यहां पर एक पॉइंट आपको लिखना है या पैराग्राफ आपको लिखना है जिसमें राष्ट्रपति में विद्यमान समस्त शक्तियों, समस्त कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक, वित्तीय व आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसकी सलाह पर करता है। इसलिए स्वाभाविक रूप में राष्ट्रपति की पद स्थिति के संबंध में पारंपरिक दृष्टिकोण यह है, पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि राष्ट्रपति में समस्त शक्तियां विद्यमान होने के बावजूद भी राष्ट्रपति नाम मात्र या औपचारिक या अलंकारिक प्रधान है।
42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ भी दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद अर्थात प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। 42वां संशोधन स्पष्टतः यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसके परामर्श या सलाह के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है। अतः पारंपरिक दृष्टिकोण को 42वां संविधान संशोधन स्थापित करता है, सिद्ध करता है। यहां तक हमने पहले दृष्टिकोण के आधार पर देखा। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत अब हमें शिफ्ट करना है। अब हम दूसरे दृष्टिकोण से लिखेंगे, अर्थात राष्ट्रपति की उभरती हुई नवीन भूमिका, और नवीन भूमिका के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति का एक नवीन महत्व, जो राष्ट्रपति की भूमिका को अत्यंत ही संरचनात्मक और सकारात्मक बनाकर राष्ट्रपति के पद के महत्व को स्थापित करता है। और अब राष्ट्रपति मात्र रबर स्टांप ना होकर, मात्र औपचारिक व नाम मात्र का प्रधान ना होकर, अलंकारिक प्रमुख ना होकर, वह भारत सरकार के मार्गदर्शक, परामर्शदाता और अभिभावक के रूप में उसके पद का महत्व स्थापित हुआ है। यह राष्ट्रपति की एक नवीन भूमिका और नवीन महत्व का प्रतिपादन करता है। इस सेकंड अप्रोच के आधार पर आप अब लिखना शुरू करेंगे। तो पूरी बात मैं लिखता नहीं हूं, बल्कि आपको समझाता हूं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि धन विधेयक से भिन्न किसी अन्य विधेयक पर वह एक बार विधेयक को लौटाने का अधिकार रखता है। धन विधेयक से भिन्न किसी विधेयक वह एक बार लौटाने का अधिकार रखता है, पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार रखता है। 1990 से लोकतंत्र के नवीन चरण अर्थात गठबंधन की सरकारों के अंतर्गत 1990 के दशक के अंत में राष्ट्रपति ने 44वें संविधान संशोधन में दी गई शक्ति का प्रभावशाली उपयोग करना प्रारंभ किया। गठबंधन सरकार के अंतर्गत चूंकि विभिन्न क्षेत्रीय दल केंद्र स्तर की सरकार में शामिल होते हैं, इसलिए कई बार क्षेत्रीय दल
केंद्र सरकार को अपनी मांगों को मानने के लिए विवश करते हैं। कई बार क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों को, राष्ट्रीय हितों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करती है। ऐसे संदर्भ में जब कोई विधेयक या कोई निर्णय राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति जब उसे पुनर्विचार करने के लिए लौटाता है, तो वह पुनर्विचार के आधारों को भी प्रस्तुत करता है। वर्तमान में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अर्थात मीडिया के द्वारा इस पर व्यापक राष्ट्रीय विचार विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके गुण दोष की विवेचना की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस किया जाता है, तो राष्ट्रीय विमर्श की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में और उस पर एक राष्ट्रीय सहमति को विकसित करने में राष्ट्रपति अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय हितों पर चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं। अंततः सर्वसम्मति से जो दृष्टिकोण, नवीन दृष्टिकोण उभरता है, कोई भी राष्ट्रीय सरकार उस दृष्टिकोण की अवहेलना नहीं कर सकती है। और इसलिए प्रायः यह देखा गया है कि जिन मुद्दों को, जिन विधेयकों को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस किया जाता है, उस पर केंद्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के दृष्टिकोण के अनुकूल निर्णय लिया जाता है। 1996-97 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन दो बार लगाया गया और राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया। राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने के पश्चात इस पर इतना गहन विचार विमर्श, राष्ट्रीय चर्चा परिचर्चा आरंभ हुई कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति के सुझाव को मानते हुए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के अपने निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी प्रकार चुनाव सुधार विधेयक को जब राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने पुनर्विचार के लिए वापस किया, तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि चुनाव सुधार विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप पारित नहीं हुआ है और इसलिए संसद को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए। अंततः फिर राष्ट्रीय विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यह चर्चा परिचर्चा का विषय बन गया कि सभी राजनीतिक दल जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, चुनाव सुधार विधेयक पर अपने राजनीतिक हितों को सामूहिक रूप में पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश की अवहेलना की। अंततः संसद को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुरूप विधेयक को संशोधित कर पुनः पारित कर भेजना पड़ा। अर्थात वर्तमान में 1990 के दशक से लोकतंत्र के इस नवीन चरण में, अर्थात गठबंधन की सरकारों के अंतर्गत, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय हितों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लोकतंत्र को एक नवीन और सकारात्मक दिशा प्रदान करने का प्रयास किया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कई बार सरकार और विपक्ष को, कई बार देश को विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक सुझाव प्रदान कर, आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर राष्ट्रपति के अभिभावक की भूमिका, मार्गदर्शक की भूमिका को स्थापित करने का प्रयास किया। जब उन्होंने अपने ही दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय विपक्ष में थी, उन्हें विपक्ष के उत्तरदायित्व को समझाने का प्रयास किया। 2015 में अखलाक के मुद्दे पर और पुरस्कार और सम्मान वापसी के कार्यक्रम पर उन्होंने देश की जनता को भारत की सामाजिक संस्कृति के महत्व को बतलाया और उन्होंने यह स्पष्टतः कहा कि किसी सरकार के आने और जाने मात्र से देश असहिष्णु नहीं हो जाता, जनता असहिष्णु नहीं हो जाती। सहिष्णुता भारतीय समाज और संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। और यह बहस समाप्त हो गया। वस्तुतः राष्ट्रपति की भूमिका वहां से प्रारंभ होती है जहां पर सारी भूमिकाएं समाप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जब राष्ट्रपति संविधान के रक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति की उभरती हुई यह नवीन भूमिका संविधान के रक्षक और प्रतिरक्षक के रूप में, संविधान के अभिरक्षक के रूप में राष्ट्रपति की नवीन भूमिका को स्थापित करता है। इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 78 ABC में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को राष्ट्रपति के प्रति स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रपति की भूमिका के महत्व को स्थापित करता है। 78ABC को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा और उसके आधार पर यहां पर प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति जो कर्तव्य हैं वह भी संविधान को स्थापित करने और संवैधानिक मूल्य और गरिमा को स्थापित करने में राष्ट्रपति की भूमिका को स्थापित करता है। इस प्रकार से जो सेकंड अप्रोच है उसको आपको डेवलप करना है और फिर लास्ट में आप एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। और स्वाभाविक रूप में निष्कर्ष हमारा यह है कि इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था में मौलिक रूप से राष्ट्रपति के पद से नाम मात्र के प्रधान होने की अपेक्षा की गई है। लेकिन राष्ट्रपति संविधान के अभिरक्षक के रूप में और राष्ट्र के प्रधान होने के रूप में संवैधानिक आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप संपूर्ण व्यवस्था को एक नवीन दिशा निर्देश प्रदान करता है, उसे आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। और इस प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति की नवीन भूमिका राष्ट्रपति को अभिभावक के रूप में स्थापित करती है। यह हमारा निष्कर्ष होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि जो नवीन दृष्टिकोण है, नवीन विश्लेषण है, सेकंड थॉट के बेस पर अपने उत्तर, अपने विश्लेषण को विकसित करने की जो आवश्यकता हमने रेखांकित की है, उसका लाभ उठाते हुए आप एक बेहतर शैली में गुणवत्ता के साथ बेहतर उत्तर लेखन की शैली को विकसित कर पाने में सक्षम होंगे और इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट अंक को सुनिश्चित कर निश्चित तौर पर आप टॉप रैंक्स में चयनित होने की योग्यता और क्षमता को अपने अंदर जरूर से जरूर विकसित कर पाएंगे। एक बार पुनः शुभकामनाएं, आशीर्वाद, मंगल कामना। आने वाले मुख्य परीक्षा में आपको अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए
जीतोर मेहनत करना है। दृष्टि टीम सदैव सदैव आपके लिए समर्पित होकर इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहेगी, ताकि आप उच्च गुणवत्तापूर्ण विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।